नमस्कार बच्चों, हमारे अध्याय चल रहा है विधायी संभाषण। देखिए आगे कहाँ से चलेगा। पेज नंबर 47 पर लास्ट पैराग्राफ। इस बार बंबई में उतरकर माई लॉर्ड आपने जो इरादे जाहिर किए थे, एक कार्यकाल पूरा होने के बाद आप इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड से दोबारा वायसराय बनकर जब आप बंबई उतरे, क्योंकि पहले हवाई जहाज नहीं थे, पानी के जहाज के द्वारा ही आना जाना होता था, तो जब आप बंबई में उतरे, बुक है, तो आपने जो इरादे जाहिर किए थे कि मैं ये काम करूंगा, देखिए उनमें से कौन कौन से पूरे हुए। जो आपने सोचा था उनमें से कौन कौन से इरादे आपके पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ न करना न पड़ेगा, कि जब मैं भारत से जाऊंगा, यहाँ से विदा होऊंगा, तो भारत को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद में आने वाले बड़े लाटों को, जो बड़े नाम वाले जो वायसराय बनेंगे, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब बिल्कुल ऐसी स्थिति कर जाऊंगा कि वो आएंगे और यहाँ राज करेंगे, उनको ज़्यादा माथापोड़ी करने की, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल वेल सेटअप कर जाऊंगा देश को। मतलब उनको तो यहाँ आना है, शासन करना है, मजे करने हैं। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, क्योंकि जो बाद में आएंगे उनको कुछ नहीं करना है। कितने ही वर्षों तक सुख की नींद सोते रहेंगे, वो चैन की नींद लेंगे, क्योंकि बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था कर दूंगा। किंतु बात उल्टी हुई, जो आपने सोचा उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है। आप तो कह रहे थे कि बाद वाले चैन की नींद सोएंगे, बल्कि आपको तो खुद को बेचैनी उठानी पड़ी है। आप खुद बेचैन, व्याकुल, दुखी हुए हैं इस कार्यकाल में। इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, आप तो शांति की बात कर रहे थे, लेकिन इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख आराम करना पड़ेगा। आपके बाद आने वाले जो वायसराय होंगे, अधिकारी होंगे, उनको कितने वर्षों तक नींद आराम करनी पड़ेगी, भूखों सोना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि वो चैन की सांस नहीं लेंगे। आपने इतनी अशांति इस देश में ला दी है, इतनी अव्यवस्था कर दी है देश में। आप तो ये कह रहे थे कि आपके बाद जो लोग आएंगे वो चैन की नींद सोएंगे, उनको कुछ ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हकीकत में आपने इतनी अव्यवस्था कर दी है देश में कि आपके बाद वाले शासक, वायसराय चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख आराम करना पड़ेगा। उनकी नींद उड़ी रहेगी, भूख उड़ जाएगी, भूख आराम हो जाएगी उनकी खाना। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है। इस बार आपका बिस्तर गर्म राख पर है वायसराय। बहुत कांटों भरी सेज है आपकी। आपका मार्ग बड़ा दुख भरा है इस बार। और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है आपने। भारत के लोगों को गर्म तवे पर पानी की बूंद की तरह। गर्म तवा हो, उस पर पानी की बूंद डालेंगे, क्या होगा? वो पानी की बूंद उछलेगी और सूख जाएगी। मतलब गर्म, आपका शासन तो गर्म तवे की तरह है, और भारतीय किसकी तरह है? पानी की बूंद की तरह। मतलब आपने भारतीयों को बहुत दुखी, बहुत परेशान किया है। जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंद जल जाती है, सूख जाती है, उड़ जाती है, सूखकर वाष्प बनकर, वही हालत आपने भारतीयों की है। बहुत दुख दिए हैं आपने भारतवासियों को। आप स्वयं भी खुश ना हो सके, स्वाभाविक बात है। जो दूसरों को दुखी करता है खुद भी दुखी होता है और सामने वाले भी दुखी होते हैं। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया, इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। लोगों के चित्त पर, दिल पर, मन पर बहुत दुख है। विचारिए तो, क्या आप विचारो, थोड़ा सोचो, क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? जब पहली बार आप वायसराय बनकर आए थे तो
तो इस देश में आपकी क्या इज्जत थी, क्या शान थी, क्या सम्मान था, और अब क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। क्योंकि अच्छा आदमी होता है उसका सम्मान बढ़ता है, और दुष्ट आदमी होता है, बुरा आदमी होता है, उसका सम्मान घटता है। क्या आपकी शान थी और क्या हो गई? क्या साइंस आर्ट्स कॉमर्स 15 नंबर 15। कितने ऊंचे होकर आप नीचे गिरे, कितने ऊंचाई तक चढ़कर आप नीचे गिर गए। अरे मैं इस स्कूल में टीचर हूँ, 11वीं 12वीं को पढ़ाता हूँ, लेक्चरर हूँ, व्याख्याता। कल मेरे काम ऐसे हो, मेरे को कहते हैं कि साहब आपको तो ये बाईजी वाला काम करना पड़ेगा, गार्ड बनो आप तो। यानी ऊंचाई से नीचाई पर आ गए ना। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, मतलब कितना ऊंचा पद था आपका और विचारों में कितने नीचे गिर गए, कितने तुच्छ हो गए आप। आलिफ लैला के अल-हदीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान ने देखी। ये दो थे, एक तो आलिफ लैला, इसके पास अल-हदीन यानी अल्लाह दीन का चिराग था। अल्लाह दीन का चिराग जानते हो, सुना है कि अल्लाह दीन उस चिराग को जिसो जिंद पैदा होगा, प्रकट होगा, और उससे तुम जो कहोगे वो ही कर देगा। तो कहेगी कृष्णावाड़ी के जाके 2 किलो मिठाई लेकर आ, तो फिर वो अल्लाह दीन का चिराग वही काम करेगा। समझ गए? अल्लाह दीन का चिराग मनचाहा काम करता था अपने मालिक का। और अब अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान ने देखी। अबुल हसन को बगदाद के खलीफा, राजा, शासक की गद्दी पर बैठने का मौका मिला था, तो आंख खोलकर वह शान ने देखी। मतलब इन लोगों ने भी सुख नहीं पाए। किस किसने? आलिफ लैला ने और अबुल हसन ने। ये चाहे जो सुख प्राप्त कर सकते थे, लेकिन जो सुख इनके नसीब में नहीं हुआ, जो सुख इनको नहीं मिला, जो दिल्ली दरबार में आपने देखी, जो सम्मान इनको नहीं मिला, वो दिल्ली दरबार में वो सम्मान मतलब जो दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज, उन्होंने जो शान नहीं देखी, जो सम्मान नहीं मिला, वो सम्मान आपको मिला। कहाँ पर? दिल्ली दरबार में। दिल्ली में दरबार लगता था तो क्या होता था? आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी। आपकी और आपकी लेडी की, लेडी कौन होती है? लेडी पत्नी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी, दिल्ली के दरबार, जब दिल्ली में दरबार लगता था, आप दरबार में बैठते थे, तो आपकी और आपकी पत्नी की कुर्सी काहे की बनी थी? सोने की कुर्सी पर बैठते थे आप और आपकी पत्नी। जबकि आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई, आपके जो महाराज थे ना, इंग्लैंड के राजा, उनके छोटे भाई और उनकी पत्नी। अब एक बात बताओ, वायसराय बड़ा होगा या महाराज का छोटा भाई बड़ा होगा? राजा का छोटा भाई होगा बड़ा। लेकिन आपके महाराज के छोटे भाई को उतना सम्मान नहीं मिला जितना आपको मिला। कैसे? आप और आपकी पत्नी तो सोने की कुर्सी पर बैठते थे। ये कौन है वायसराय? क्या नाम है? लॉर्ड कर्जन। क्या नाम है? आप और आपकी पत्नी तो काय पर बैठते थे? सोने की कुर्सी पर बैठते थे। कहां पर? दिल्ली दरबार में। और आपके महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी काय पर बैठते थे? चांदी की कुर्सी पर। समझ में आ गए? आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की, आप दाहिने थे, वह बाएं। दाहिने तरफ बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था दिल्ली दरबार में। आप दाहिनी तरफ बैठते थे, वो बाईं तरफ बैठते थे। आप प्रथम थे, वह दूसरे। पहले नंबर पर आप थे और आपके महाराज के जो अनुज थे, अनुज यानी छोटे भाई थे, वो बाईं तरफ बैठते थे। आप पहले नंबर पर थे, वो दूसरे नंबर पर थे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। लोग पहले आपको सलाम करते थे, लोग पहले आपका अभिवादन करते थे, और बादशाह के भाई को बाद में। मतलब बादशाह के भाई से ज्यादा सम्मान किसका था? लॉर्ड कर्जन का। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था।
जुलूस निकलता था, कोई कार्यक्रम होता, समारोह होता, उस जुलूस में आपका जो हाथी होता था सबसे आगे और सबसे ऊंचा होता था, जबकि महाराज के छोटे भाई का हाथी आपके हाथी से छोटा और आपके हाथी से पीछे होता था। होदा, चंवर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़ कर थे। 3 चीज हैं। जानते हो क्या? होदा नहीं जानते? हाथी पर बैठे हो क्या कभी? नहीं बैठे? किसी को बैठे हुए देखा है? भैया हाथी पर बैठेंगे तो गिर जाएंगे। एक लकड़ी का बना हुआ होता है स्टैंड सा, उसको बोलते हैं होदा। समझ में आ गई ये चीज? चंवर, कोई हाथी पे राजा महाराजा बैठा हो तो उसको गर्मी लगे, जब उसके वो बालों वाला होता था पंखा, हाथी के ऊपर पंखा कहाँ लगे? चंवर। चंवर वो बालों का होता है ना, जो हवा करते हैं, वो होता था, चंवर है। और छत्र, छाता बड़ा सा होता था, वो छाता लेकर महाराज के ऊपर लगाकर, राजा के ऊपर, शासक के ऊपर लगाकर चला करते। समझ गए तीनों चीज? ये सबसे बढ़ चढ़ कर थे। सारांश यह है, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ईश्वर और महाराजा एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का दर्जा था। इस देश में के लोग या तो ईश्वर को मानते थे, नंबर 1 तो ईश्वर था, और नंबर 2 महाराजा एडवर्ड थे इंग्लैंड के शासक, उनका ही भारत में शासन था, और नंबर 3 आप थे। और वैसे भी ईश्वर धरती पर रहता नहीं था। एडवर्ड जो इंग्लैंड के महाराज थे वो इंग्लैंड में रहते थे, तो इस देश में तो कौन था नंबर 1? आप ही थे। आप कौन? कर्जन। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटकनी खाई। जंगी लाट, आपसी विवाद, बड़ा विवाद, आप बड़े आपसी विवाद में आपने मात खाई। सिर के बल नीचे आ रहे, सिर के बल नीचे गिर गए, आप बिल्कुल बुरी तरह असफल हो गए। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए और आपके स्वदेश में वो लोग ही ऊंचे माने गए। आपको साफ नीचा देखना पड़ा, पर पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। आपने ये कह दिया कि साहब मैं रिजाइन कर दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, पद छोड़ दूंगा, तब भी आपकी बात नहीं मानी जा सकी, तब भी आप ऊंचे नहीं हो सके। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे भाई, आपके बारे में ये कहा जाता था कि आप बहुत धीर गंभीर हैं। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करके और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। जो काउंसिल है, समिति है, उसमें बेकानूनी कानून पास करके, अरे कानून बने, नियम बने जो नियमानुसार तो हो, लेकिन कानून भी बनाया बेकानूनी, बिना नियमों के कानून बनाकर पास करते। और कन्वोकेशन यानी समिति में, मीटिंग में वक्तृता देते समय, भाषण देते समय दिवाला निकाल दिया आपने अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का। यह दिवाला तो इस देश में हुआ। उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की, आप विदेश जाते, इंग्लैंड जाते, अपने देश में जाते और बार बार रिजाइन करने की, इस्तीफा करने की धमकी देते। धमकी ने प्रकाश कर दिया, जग की जड़ हिल गई है। अभी एक बात बताओ, भारत में कोई अंग्रेज राजा हो, वायसराय हो, और वो विदेश में जाकर, अपने देश में जाकर बार बार धमकी दे कि मैं तो इस्तीफा दूंगा, तो वहाँ के लोग क्या सोचेंगे कि अब भारत में अंग्रेजों का शासन हिलने लग गया है, अब भारत में अंग्रेजों का शासन ज़्यादा समय नहीं चलेगा। अब जैसे मैं हूँ, आपकी क्लास में पढ़ाता हूँ, अब कुछ भी कारण है मैं नीचे जाकर कहूँ कि साहब मैं तो 11वीं क्लास में हूँ, मैं नहीं पढ़ाऊँगा 11वीं, वो नीचे वाले सोचेंगे कि यार या तो इससे पढ़ाया नहीं जा रहा, या फिर इसको बच्चे परेशान करते, यही होगा। तो इंग्लैंड में जाकर बार बार इस्तीफे की धमकी देते, तो वहाँ के लोग क्या सोचने लगे कि अब भारत में हमारा शासन खत्म होने का समय आ गया। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा, वहां भी आपको अपमानित होना पड़ा, इंग्लैंड में भी। और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। हाकिम, अधिकारी, इस देश के जो अधिकारी थे, वो अधिकारी
आपकी ताल पर नाचते थे, आपके एक इशारे पर जो आप कहते थे वो करने को तैयार रहते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपने डोरी भी हिला दी, मतलब एक छोटा सा इशारा कर दिया तो इस देश के जो राजा महाराजा थे छोटे बड़े, वो हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े हो जाते थे कि मालिक आदेश। इतना रुतबा था आपका। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी, आप जो चाहते थे वो होता था। आपके इशारे में प्रलय हो जाती थी, विनाश होता था। कितने ही राजाओं को मट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही राजा थे, मिट्टी के खिलौने की तरह आपने उनको नष्ट कर दिया। मिट्टी का कोई बना खिलौना है, मैं तुमको कहूं तोड़ दो, उसको तोड़ दोगे या नहीं? मिट्टी के खिलौने को तो मिट्टी का खिलौना तोड़ना कितना कठिन होता है? बिल्कुल ही नहीं होता, बिल्कुल आसान होता। पकड़ो, मारो जमीन पर, यानी बड़ी आसानी से तोड़ सकते हो। तो मिट्टी के खिलौने की तरह बड़ी आसानी से आपने राजा महाराजाओं को नष्ट कर दिया। कितने ही मिट्टी काठ के खिलौने, मट्टी यानी मिट्टी और काठ यानी लकड़ी के खिलौनों की आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। मिट्टी और लकड़ी जैसे आदमी, साधारण से लोग आपकी कृपा से बड़े बड़े अधिकारी बन गए। और जो राजा महाराजा थे उनको मिट्टी के खिलौने की तरह आपने नष्ट कर दिया, उनके शासन को। और जो साधारण व्यक्ति थे, जो आपके चमचे थे, गुलाम थे, वो बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पैमाल हो गई, मिट्टी में मिल गई। आपकी नीतियों से इस देश की शिक्षा प्रणाली का बंटाधार कर दिया था इसे। आपकी शिक्षा प्रणाली बेकार हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, लोगों की नींद हराम हो गई इस देश में आपके आने के बाद से। बंग देश के सिर पर आरह रखा गया। आरा जानते हो? आरा, अरे लकड़ी काटते हैं आरे में। बंगाल के सिर पर आरा रख दिया आपने, बंगाल का विभाजन कर दिया आपने। बताया था ना चैप्टर शुरू करने से पहले। इतने बड़े माय लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका। इतने बड़े आदमी थे आप, मिलॉर्ड थे, और आपने इच्छा व्यक्त की कि फौजी अफसर को बड़े पद पर बैठा दिया जाए। आपकी एक उस इच्छा का पालन नहीं हुआ। आप उस फौजी अफसर को एक बड़े पद पर नहीं बैठा सके। फौजी अफसर, और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा देना पड़ा। आपने देखा कि यार मैं भारत का वायसराय हूं, मेरी एक बात नहीं मानी गई, और आपने इस्तीफा देने की पेशकश कर दिया। आपका इस्तीफा मंजूर हो गया। आपने तो ये सोचकर कहा था इस्तीफा देने के लिए कि मैं इस्तीफा देने के लिए कहूंगा तो उन पर, इंग्लैंड वालों पर दबाव पड़ेगा और मेरी बात मान लेंगे। उनका रखा है एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।